हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी। थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी में हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे थे। आज आपके फर्स्ट यूनिट की जो है लास्ट वीडियो आपको मिलेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑथराइजेशंस और जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिड पब्लिकेशन के बारे में। अब ये ऑथराइजेशन क्या होता है, वैलिड पब्लिकेशन क्या होता है, इस वीडियो में जो ये बातें डिस्कस करने वाले हैं, ये ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि जब हम कोई नाम देते हैं तो आईसीएन के द्वारा जो हम नाम देते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमको करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो ऑथराइजेशन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑथराइजेशन में क्या होता है कि जैसे आपने कोई नाम दिया, आपने उसको वैलिड पब्लिकेशन कराया, तो आपका नाम आएगा उस नॉमेनक्लेचर के, मतलब वो जो नाम आपने दिया था उसके बाद आपका नाम आएगा। तो वो नाम लिखने के क्या रूल्स है, आपने और आपके किसी फ्रेंड ने मिलके अगर कोई डिस्कवरी की है, कोई नया प्लांट का नॉमेनक्लेचर दिया है तो किसका नाम आएगा, आपका कि आपके फ्रेंड का। अगर आपकी पूरी टीम ने मिलके कोई नाम दिया है तो किसका नाम आएगा, आपका या आपकी टीम का, टीम के हर मेंबर का। ठीक है, क्योंकि काम तो सबने किया है तो कहीं ना कहीं नाम तो सबका आना चाहिए। ये सबको रहता है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको पब्लिसिटी मिले, हमका मेरा थोड़ा फेम हो, मेरा थोड़ा नाम हो, बुक में नाम आए, रिसर्च में नाम आए, तो सबको ऐसा चाहिए होता है। तो किसका नाम आएगा, सबका नाम लिखेंगे तब तो नॉमेनक्लेचर का जो नाम है उससे बड़ा तो साइंटिस्ट का नाम ही हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए मैंने आज कोई नाम दिया है, ठीक है, वो नाम थोड़ा सा इनकरेक्ट है, आईसीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इनकरेक्ट है, लेकिन उस टाइम पे वो वैलिड पब्लिकेशन उसका हो गया था। अब मेरे किसी फ्रेंड ने या फिर आने वाले किसी जनरेशन में देखा कि ये इसमें जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसको क्या किया कि उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अब काम तो उसने भी किया, मैंने भी काम किया था, ये भी आप नहीं कर सकते कि मेरा नाम काट के आप उसका नाम लिख दो। इट्स रॉन्ग, क्योंकि मैंने भी तो उस पर काम किया था। मेरे फ्रेंड, मतलब जो आने वाली जनरेशन है, मेरे फ्रेंड ने जो नया नाम दिया था उसने भी उस पर काम किया, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते कि सिर्फ मेरा नाम लिखा क्योंकि मैंने पहले दिया तो उसके नाम का कोई मतलब नहीं है। तो आखिर किसका नाम लिखा जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है, ये सारी हम लोग चीज़ें देखेंगे ऑथराइजेशन के टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, ऑथराइजेशन क्या होता है? तो ऑथराइजेशन जो है means the name of the author and with the botanical name who gave name and that plant with the date of publications। ऑथराइजेशन मतलब आपने पब्लिश करवा लिया है। जैसे पेटेंट होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों के पेटेंट लोग करा देते हैं कि इसका यूज़ हम कर सकते हैं या हमारे इच्छा के अनुसार कोई भी इस प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से ऑथराइजेशन क्या है कि आपका एक वैलिड पब्लिकेशन है कि इसके बारे में जो काम किया था वो आपने किया था। ऑथराइजेशन मीन द नेम ऑफ द ऑथर। ऑथराइजेशन में उस ऑथर का नाम दिया जाता है एंड विद द बॉटनिकल नेम, उसके बॉटनिकल नेम के साथ, जो भी बॉटनिकल नेम उसने दिया है उसके साथ उस ऑथर का नाम दिया जाता है। हु गेव नेम दैट द प्लांट विद द डेट ऑफ द पब्लिकेशन, जिसने की नाम दिया था विद द नेम ऑफ द पब्लिकेशन, जब डेट ऑफ द पब्लिकेशन। मतलब कि ऑथराइजेशन में क्या करते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं, बॉटनिकल नेम के बाद, जो बॉटनिकल नेम दिया गया है उसके बाद हम ऑथर का नाम लिखते हैं। और जो ऑथर का नाम, किस ऑथर का नाम लिखते हैं, जिन्होंने वैलिड पब्लिकेशन कराया था विद द डेट, उस ऑथर का नाम हम लोग लास्ट में लिखते हैं। ये तो नॉर्मल बात हो गई कि ऑथराइजेशन का मतलब होता क्या है। अब बहुत सारे इसमें रूल्स हो सकते हैं कि कब किस ऑथर का नाम देना है, कैसे ऑथर का नाम लिखना है। तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि क्या हमको ऑथर का पूरा नाम लिखना है। जैसे कैरोलस लिनियस है तो उन्होंने जिस प्लांट का नाम दिया था तो क्या उसके नाम के पीछे पूरा कैरोलस लिनियस लिखा रहता? नहीं, बस LINN लिखा रहता है, लिन लिखा रहता है। तो ये क्यों आधा लिखा है, क्यों पूरा नहीं लिखा है, इसके ऊपर जो है वो पहला रूल है। तो पहले रूल में क्या है कि सेवरल रूल यूज्ड इन ऑथराइजेशन, कुछ रूल्स है जो कि यूज किए जाते हैं ऑथराइजेशन में। ऑथर नेम एडेड इन एब्रीवेटिव फॉर्म्स। एब्रीवेटिव फॉर्म्स का मतलब होता है जैसे शॉर्टकट, जैसे ICBN का एब्रीवेटिव फॉर्म हम लोग लिख रहे थे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिख रहे थे कि ICBN। डॉक्टर का DR लिख देते हैं, डॉक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एब्रीवेटिव फॉर्म्स है। जैसे हम लोग देते हैं कि WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है,
वर्ल्ड वाइल्ड फंड हो गया, फिर हम लोग यूनेस्को लिख देते हैं। इस तरीके से ये सारे जो है बड़े टर्म को छोटे टर्म में लिख दिया जाता है। तो ये सब हो गया एब्रिवेटिव्स। तो वही दिया है कि ऑथर का नाम जो ऐड किया जाता है बॉटनिकल नाम के साथ, वो उनके एब्रिवेटिव फॉर्म्स में लिखा जाता है, मतलब उनके शॉर्ट फॉर्म में, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हों उनको भी ईजी हो। अभी पता चला कि कैरोलस लिनियस का नाम खुद ही इतना बड़ा, उसमें पाइसम, सटाइवम, रोजा साइनेंसिस ये भी याद करना पड़े तो नाम काफी लंबे हो जाएंगे। इसलिए इजी टू अंडरस्टैंड के लिए हम क्या करते हैं कि साइंटिस्ट का नाम जो है एब्रिवेटिव फॉर्म्स में लिखते हैं। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल दिया है, लिनियस का नाम लिखा रहता है LINN लिन में, या फिर सिर्फ L लिखा रहता है, L के आगे ऐसे डैश लगा होता है। तो ऐसे जो नाम लिखे होते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं, वो उनके एब्रिवेटिव मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहते हैं। जैसे बेंथम एंड हुकर का नाम लिखा रहता है BENTH, बेंथम। इनका नाम बेंथम है लेकिन बेंथ लिखा रहता है। उसी तरीके से हुकर का नाम HOOKER है, लेकिन नाम के बाद HOOK हुक लिख देते हैं। उसके बाद बट द नेम ऑफ द ऑथर नेवर अंडरलाइंड और इटैलिक। जैसे हमारा क्या रूल्स है, ICBN का क्या रूल है कि जो भी नॉमेनक्लेचर होगा उसके जो नेम्स होंगे उसको अंडरलाइन करना है या फिर इटैलिक में लिखना है, ये रूल है। लेकिन ऑथर का नाम ना तो इटैलिक में लिखते हैं ना तो अंडरलाइन करते। जैसे कि मान लीजिए पाइसम सटाइवम है, पाइसम सटाइवम है, मान लीजिए किसको, लिनियस ने इसका नाम दिया था, तो हमने पाइसम सटाइवम को अंडरलाइन कर दिया, लेकिन हमको लिनियस को अंडरलाइन नहीं करना है, ये रूल है। कभी कभी फ्लो में लोग साइंटिस्ट का नाम भी अंडरलाइन कर देते हैं, या फिर कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको साइंटिस्ट का नाम भी अंडरलाइन करके दिया हो और पूछ सकता है कि इसमें चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर आपको पता है कि साइंटिस्ट का नाम इटैलिक में या फिर अंडरलाइन नहीं करते हैं तो आप करेक्ट ऑप्शन तक जा सकते हैं। तो ये रूल है। ये हो गई पहले रूल की बात। सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या है कि अगर साइंटिस्ट गिव नेम फॉर एनी टेक्सचर देन देयर नेम शुड बी लिंक्ड विद एस। अगर कोई साइंटिस्ट जो है, दो साइंटिस्ट, अगर दो साइंटिस्ट किसी भी जीनस का, किसी भी टेक्सॉन का नाम देते हैं तो पहले हम लिखते हैं क्या, पहले हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल, जो मतलब कि जो हमारा बॉटनिकल नेम है उसको लिखेंगे। उसके बाद पहला जो साइंटिस्ट रहता है उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद बीच में ET लगाते हैं, या फिर ये वाला यस नहीं, ये वाला यस लिखते हैं, जो इस तरीके से यस लिखते हैं कि ऐसे वाला जो यस लिखते हैं, रुकिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके वाला जो यस लिखते हैं वो वाला यस लिखते हैं, एंड लास्ट वाले साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं। मतलब अगर आपको फॉर्मूला मैं बताऊं कि जो अगर दो साइंटिस्ट हैं तो क्या फॉर्मूला का कैसे नॉमेनक्लेचर होगा, तो सबसे पहले क्या है, जीनस लिखना होगा, जीनस लिखना होगा, फिर स्पीसीज लिखना होगा, फिर स्पीसीज लिखना होगा, फिर फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम लिखना होगा, फर्स्ट ऑथर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नाम देने की बात हो रही है, फर्स्ट ऑथर का नाम लिखना होगा, फिर लिखना होगा आपको ET, उसके बाद सेकेंड ऑथर का नाम लिखना होगा, सेकेंड ऑथर का नाम लिखना होगा। ठीक है, पहले जीनस, फिर स्पीसीज, फिर फर्स्ट ऑथर का नाम, उसके बाद ET लगाना होगा और सेकेंड ऑथर का नाम लिखना होगा। ये है हमारा सेकेंड रूल। अगर दो साइंटिस्ट ने, जैसे आपने और आपके फ्रेंड ने मिलकर किसी का नाम दिया तो दोनों लोगों का नाम लिखा जाएगा, बीच में ET लिखा जाएगा। ये हो गया सेकेंड रूल। अब आता है थर्ड रूल। क्या है, अगर थर्ड रूल है कि मोर देन 2, अगर पूरी टीम ने मिलके दिया है, अगर हम मोर देन 2 ऑथर इन्वॉल्व इन द नेम ऑफ द फर्स्ट, तो क्या करते हैं, जैसे कि अब अगर आपके पूरे ग्रुप ने मिलकर किसी भी प्लांट का नाम दिया तो क्या पूरे ग्रुप का सबका नाम ET लगा के जोड़ते रहेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, किसी कोई मतलब ही नहीं है। तो जो मेन रहता है, जो लीडर रहता है अपने ग्रुप का, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका कोई लीडर रहता है, तो जो लीडर रहता है उसका नाम हम लोग ऐड कर देते हैं और उसके बाद इंड करते हैं उस नाम को एट ऑल। मतलब क्या दिया है, मोर देन 2 ऑथर इन्वॉल्व देन द नेम ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट और लीडर एडेड, मतलब पहला नाम जैसे कि जीनस हो गया, पहले हम जीनस लिखें, उसके बाद हमने स्पीसीज लिखा, स्पीसीज लिखने के बाद जो लीडर वाले ऑथर थे उनका नाम लिखा, लीडर ऑथर जो थे उनका नाम लिखा, उसके बाद हमने लास्ट में लिख दिया एट ऑल। एट ऑल का मतलब कि इन्होंने अकेले काम नहीं किया था, इसके बाद भी कुछ इनके कलीग्स थे, कुछ इनके जो इनके सहपाठी थे जिन्होंने मिलकर इस नाम को दिया था। एट ऑल इट ड्यू टू द देयर एंड मोर देन साइंटिस्ट इन द गिव नेम, ड्यू
मतलब कि एट ऑल का मतलब क्या होता है कि एक से दो से ज़्यादा साइंटिस्टों ने मिलकर इसका नाम दिया है। तो पहले साइंटिस्ट जो मेन रहते हैं उनका नाम देते हैं और बाकी जो साइंटिस्ट होते हैं उनको एट ऑल लिख देते हैं लास्ट में, जिससे कि हमको पता चलता है अगर एट ऑल लिखा है कि इसका मतलब इसको जो नाम दिया था इनके और भी बहुत सारे ग्रुप्स वालों ने दिए थे, बस उनका नाम नहीं आता है, जो मेन रहते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम आता है। तो ये रूल हो गया थर्ड। रूल 4 पे चलते हैं। रूल 4 क्या कह रहा है? नेम गिवन बाय एनी साइंटिस्ट विथ हिज वैलिडली पब्लिश्ड, अगर किसी साइंटिस्ट ने नाम दिया है और वो वैलिडली पब्लिश्ड है बट दैट नेम वाज नॉट टोटली करेक्ट, लेकिन वो नाम जो है पूरा करेक्ट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने कोई नाम दिया था जो कि वैलिडली पब्लिश हो गया था बट वो टोटली करेक्ट नहीं है, वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, हैव सम एरर, उस पर कुछ गलतियां हैं। दैट सेकेंड ऑथर करेक्ट द नेम, अगर सेकेंड ऑथर ने उसका नेम करेक्ट करते हैं तो जो सेकेंड ऑथर का नाम है वो फर्स्ट ऑथर के साथ एक्स्ट के साथ लग जाता है। मतलब फर्स्ट ऑथर का नाम, उसके बाद एक्स लगा रहेगा EX, उसके बाद सेकेंड ऑथर का नाम। क्या दिया है रूल? जीनस रहेगा, जीनस के साथ स्पीसीज रहेगा, उसके बाद फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे, उसके बाद एक्स लगाएंगे, फिर जिसने करेक्शन किया था उस ऑथर का भी नाम लिख देंगे। ये हो गया रूल 4। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा रूल हो गया। अब हम बात करते हैं 5वें रूल के बारे में कि जब अगर इफ अ टैक्सॉन ग्रो इन अ गार्डन, अगर कोई टैक्सॉन गार्डन में ग्रो होता है, मतलब आपने कोई वाइल्ड स्पीसीज के ऊपर नाम नहीं रखा है, आपने कुछ ऐसे स्पीसीज का किसी ऐसे टैक्सॉन का नाम रखा है जो कि गार्डन में नॉर्मली कल्टिवेटेड होता है या ग्रो होता है, तो दे नेम एंड गिवन बाय हॉट एक्स, तो उनका जो नाम होता है उसमें क्या करते हैं? हॉट एक्स लगाते हैं। जैसे जीनस लिखा, स्पीसीज लिखा, उसके बाद हॉट एक्स लिखा, उसके बाद ही हमने ऑथर का नाम लिखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल 5। तो हमने क्या क्या देखा कि ऑथरसिएशन से कुछ रूल्स होते हैं। अगर 2 से ज़्यादा साइंटिस्टों ने नाम दिया है तो उसके लास्ट में जो लीडर होते हैं उनका नाम लिखते हैं, एट ऑल लिख देते हैं। और जो अगर हमने जो गार्डन में ग्रो होने वाले किसी स्पीसीज का नाम लिखा है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? वहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स, मतलब हॉट एक्स लिखते हैं। उसके बाद अगर क्या है, अगर किसी साइंटिस्ट ने गलत किया है दूसरे ने सही किया है तो वहाँ पे एक्स लगा देते हैं, मतलब जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उनके नाम के और दूसरे साइंटिस्ट के बीच में एक्स लगा देते हैं। और अगर क्या है कि एब्रिवेटिव फॉर्म्स में लिखते हैं, पहला रूल ये था। दूसरा रूल ये था कि अगर 2 लोगों ने मिलकर दिया तो दोनों के बीच में ET लगा देते हैं। उसके बाद तीसरा रूल क्या था कि अगर जो है कि अगर मोर देन 2 देते हैं तो क्या करते हैं? एट ऑल लगा देते हैं। ये तो हमने देख ही लिया। तो ये कुछ रूल्स थे जिसके द्वारा ऑथरसिएशंस होते हैं, साइंटिस्टों के नाम दिए जाते हैं। अगर 1 है तो कैसे, अगर 2 हैं तो कैसे, मोर देन 2 है, पूरा ग्रुप है तो कैसे, अगर आपने किसी लोकल वैरायटी का नाम दिया है तो आपको क्या लगाना होगा, और अगर किसी ने आपके नाम को करेक्ट किया है तो उसके नाम के साथ क्या लगाना होगा। ये हो गया ऑथरसिएशन। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो मैं साइड होकर आप लोग को स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। ऑथरसिएशन ये पहली स्लाइड थी, फिर ये आपकी सेकेंड स्लाइड है, उसके बाद ये आपकी थर्ड स्लाइड है, ये 4th स्लाइड हो गई, ये 5th स्लाइड हो गई, ये 6th स्लाइड हो गई। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है वैलिड पब्लिकेशंस क्या होते हैं, कि कैसे आपको जो है कि आप किसी चीज़ का वैलिडली पब्लिकेशन करते हैं। जैसे कि कोई भी आर्टिकल्स पब्लिश होता है तो वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे जैसे कि किसी ने साइंस में कोई रिसर्च किया तो उसके जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो किसी पर्टिकुलर मैगजीन में या कोई पर्टिकुलर जो है न्यूज़पेपर में, पर्टिकुलर बुक में ऐसे पब्लिश होता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई रिसर्च किया है और आपको उसको पब्लिश कराना है तो आपको उसको लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ेगा। उसके बारे में जो आर्टिकल्स हैं वो लोगों तक पहुंचाने होंगे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोई बात नहीं है। आप जिस बुक में लिखते हैं वो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ आपको अलग अलग लैबोरेटरीज में भिजवानी होंगी ताकि बहुत सारे लोग उसको देख सके, उसको एक्सप्लोर कर सके। आपको उसको जनरल लोगों के लिए खोलना पड़ेगा ताकि वो हर जनरल पर्सन उसके बारे में समझ सके, जान सके। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ें हैं उसको एक बार देख लेते हैं। मतलब वैलिड पब्लिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी संस्था से जाके अपने चीज़ों को दिखवा लिया कि हाँ सही है कि नहीं है, उसके बाद आपका पब्लिश हो गया। उसको आपको किसी जनरल में पब्लिश कराना होगा। जैसे कि मेंडल ने अपना जनरल में पब्लिश करवाया था। कोई भी साइंटिस्ट जब अपना कोई रिसर्च करता है तो उसके आर्टिकल्स जो हैं पब्लिश होते हैं, डिफरेंट जर्नल्स होते हैं जिसके अंदर साइंस से रिलेटेड या किसी भी फील्ड में जो रिसर्च होते हैं उससे रिलेटेड जर्नल पब्लिश होते हैं। तो वो आपको प्रॉपरली पब्लिश कराना होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जान सकें। और
जो इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरीज हैं और इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, जो वर्ल्ड की फेमस लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पे आपको आपके आर्टिकल्स की कुछ कॉपीज़ देनी होती है, ताकि नॉर्मल जो साइंटिस्ट उस लाइब्रेरी में एक्सप्लोर करते हैं वो आपकी आर्टिकल्स को पढ़ सकें। तो ये सारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बाद आपका जो पब्लिकेशन है वो वैलिड माना जाता है। द न्यू नेम ऑफ अ टेक्सॉन इज कंसिडर्ड अ वैलिड और इफेक्टिव पब्लिकेशन। आपका जो नया टेक्सॉन का जो नॉमेनक्लेचर है वो तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब आप उस पर वैलिड या इफेक्टिव पब्लिकेशन उसका कराते हैं, only when it is at least distributed in printed or electronic form to the जनरल पब्लिक। जब आप अपने जो आर्टिकल्स है, जो आपका रिसर्च है, उसको चाहे तो प्रिंटेड फॉर्म में, चाहे तो कंप्यूटर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप जनरल लोगों के लिए उसको पब्लिक कराते हैं। जैसे कि जनरल जब पब्लिश होता है तो जो भी साइंस से रिलेटेड लोग होते हैं, जो साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, वो जनरल को पढ़ते हैं, जिससे कि उनको पता चलता है कि अभी नया नया क्या डिस्कवरीज हो रही है, कौन किस पे क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं। तो आपको वो करना होगा कि आपको प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको जनरल लोगों तक पहुँचाना होगा। उसके बाद एटलीस्ट 10 वेल एस्टेब्लिश्ड बॉटनिस्ट इंस्टीट्यूट easy to available for the botanist and open for the public। आपका जो पब्लिकेशंस है, आपका जो ये वैलिड पब्लिकेशन अगर आपको करना है तो वर्ल्ड की कम से कम 10 फेमस लाइब्रेरी में आपको अपने पब्लिकेशंस को, अपनी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचानी होंगी। उसके बाद क्या, ओपन फॉर पब्लिक, जैसे कि नॉर्मल लोग भी उसको अंडरस्टैंड कर सकें और नॉर्मल लोग भी उसको पढ़ सकें। आप उसका कुछ चार्जेस रख सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल लोगों तक उस चीज़ों को पहुँचाना पड़ेगा। इफ़ पब्लिक टेक्सॉन इज आफ्टर 11935, अगर 1935 के बाद आपने कोई भी चीज़ पब्लिश की है, देन इट मस्ट बी लैटिनाइज, तो आपका जो पब्लिश करने वाली चीज़ होगी वो लैटिनाइज्ड होनी चाहिए। व्हेन द नेम ऑफ रैंक और टेक्सॉन ऑफ फैमिली आर बिलो इट पब्लिश आफ्टर 1/1/1958, वैलिड व्हेन द नेम इज डिनोटेड वेयर द स्पेसिमेन इज परमानेंटली कंजर्व्ड। तो ठीक है, ये कुछ बातें हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। वैलिड पब्लिकेशन में बहुत कुछ हवा नहीं पड़ना है, मुझे तो लगता भी नहीं कि इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपको ICBNs के रूल्स और जो है कि प्रिंसिपल्स देते हैं तो आपको सारे टॉपिक्स लिखने पड़ेंगे, जैसे उसका टाइपिफिकेशन लिखना पड़ेगा, ऑथरसिएशन, वैलिड पब्लिकेशन, आपको उसके रूल्स लिखने पड़ेंगे, जो फाइटा कब लगता है, कब AC लगता है, कब AT लगता है, कब ऑप्शिडा लगता है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो वैलिड पब्लिकेशन का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपने सब कुछ काम कर लिया है, आपको उसको वैलिडली पब्लिश कराना है, उसका पब्लिकेशंस नॉर्मल लोगों तक पहुंचाना है, इसी का मतलब होता है वैलिड पब्लिकेशंस। ठीक है, तो ये एक स्टेप्स है अपने टेक्सॉन को पब्लिश करने का, आप उसको वैलिड पब्लिकेशन कराते हैं, ये स्टेप हमने पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो थर्ड सेमेस्टर की खत्म हो गई है। सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है कि कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं कि जो डिफरेंट मेथड पे बेस्ड हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है कि जैसे आपका साइटोलॉजी है, आपका फाइटोकेमिस्ट्री है, आपका पैलिनोलॉजी है, ये सारी चीज़ें कैसे टेक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपका सेकेंड यूनिट भी खत्म हो जाएगा। थर्ड यूनिट में हमको पढ़ना है डिफरेंट फैमिलीज़। मैं आप लोगों से अभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो कि वीडियो कंटिन्यू जो बच्चे देख रहे हैं वो अभी से थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी जो है फैमिलीज़ की पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, फैमिलीज़ को डायरेक्ट दे दिया है, उसमें कोई भी मॉर्फोलॉजी को आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया है। तो अगर मैं आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाने के बाद फैमिली पढ़ाती हूँ तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे स्टार्टिंग से ही फैमिली स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप लोग मॉर्फोलॉजी या उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जैसे प्लांट से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके रखेंगे कि कितने प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, कितने प्रकार की लीव्स होती हैं, अगर ऐसी लीफ है तो उनका टर्मिनोलॉजीज क्या है, इनकी वेनेशंस कैसी हो सकती हैं, फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आप लोग पढ़ के रखेंगे। हालांकि जब मैं फैमिली पढ़ाऊंगी तो मैं एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी, बट अगर आप लोग एक बार चीज़ें पहले से पढ़ के रखे होंगे तो आप लोग के लिए भी ईजी होगा और मुझे भी बताना ईजी होगा। तो अभी से आप लोग का रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो मॉर्फोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंड करते रहिए। पहले के सिलेबस में क्या था कि पहले मॉर्फोलॉजी बताई जाती थी, प्लांट की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ाई जाती थी, तो वहाँ पे क्या था, नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें थी वो हम पढ़ लेते थे, उसके बाद हम फैमिली पढ़ना स्टार्ट करते थे। लेकिन आपके में क्या है कि मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सिलेबस में नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको फैमिलीज दी हैं, तो हमको डायरेक्ट फैमिलीज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि पहले हम बेसिक को क्लियर करने के बाद एडवांस में जाएं। तो हमको फैमिली में ही हम जितना बेसिक आपका क्लियर कर पाएंगे हम करेंगे। हम पर्टिकुलरली अलग वीडियो, जैसे लीफ पे अलग वीडियो, रूट पे अलग वीडियो, स्टूट पे अलग वीडियो, फ्लावर पे अलग वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप लोग अभी से अपने बेसिक को थोड़ा थोड़ा क्लियर करते रहिए। उसके बाद हम अपना बेस्ट करेंगे, अपना ट्राई, आपको हमेशा बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये फर्स्ट यूनिट आपकी कवर हो गई है, सेकेंड यूनिट हम लोग कल की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं सेकेंड यूनिट विद द टॉपिक ऑफ द
आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।